तलस्पर्शी बातें भी कही गई। उन बातों को दोहराना व्यर्थ होगा। आप सब लोग अपनी श्रुतिधरता में, श्रुतधर तो कहते हैं केवल कान को, लेकिन श्रुतिधरता तो वेदों से या कि उपनिषदों से या कि ज्ञान को ग्रहण करके संजोकर रखने से जुड़ी हुई चीज़ है। तो आप लोगों के पास कुछ श्रुतधर ही नहीं है। BHU के आप संख्य छात्र, मेधावी छात्र श्रुतिधर ही हैं, तो उसमें वे सारी चीज़ें जज हुई हैं आपके जहन में। मैं कुछ दूसरी बातों की ओर आपका ध्यान ले जाऊँ जो अभी तक कहे जाने से रह गई है। तो एक बात जो बहुत प्रमुख लगती है मुझे इस किताब के बारे में, वो यह है कि एक ओर तो इसमें अपने समय से संवाद है, अपने समय को खुली आंखों देखने बूझने की चेष्टा है। दूसरी ओर यह जो समय से संवाद है, इसके साथ साथ अपने पूर्वजों से भी संवाद है जो लगातार चलता रहता है, उसी के समानांतर चलता है और साथ साथ चलता है। दोनों कई दफा तो आपस में गुंथ जाते हैं। और यह जो अपने पूर्वजों से यह संवाद है, अपने ऐतिहासिक पूर्वजों से भी, साहित्यिक पूर्वजों से भी, वो बड़ा मूल्यवान है। क्योंकि वही जो कविता जिस तात्कालिक क्षण में रची जा रही है, उसको एक ऐतिहासिक आयाम देता है, एक बड़े आयाम में स्थापित करता है। वह संवाद ही एक कविता है। इसमें 12वीं सदी में शीर्षक अभी जहन से उधर रहा है, लेकिन गुरु शब्द उसमें आया है। वह रैदास को समर्पित करता है। और हम जानते हैं कि श्री गोवर्धन में शिव प्रकाश जी कहते हैं, रैदास की जन्मस्थली पास ही है। उनकी उपस्थिति को बड़ी अपनी दिमागी नसों में भी ये महसूस करते हैं और अपने पूरे वेदन तंत्र में महसूस करते हैं। यह तो पहले से भी इसका आभास मुझे था। गद्य में भी कुछ इन्होंने ऐसा लिखा था जो कि ये जताता था कि एक वैचारिक नैकट्य, एक भावात्मक नैकट्य भी ये रैदास से महसूस करते हैं और उनको उतार रहे हैं अपने भीतर, या कि स्वयं उतर रहे हैं उनकी चेतना में। इसमें कहते हैं श्री प्रकाश कि तुम्हारे जूते के तल्ले से जो धूल उड़ती है उसे मैं माथे पर धारण करता हूँ। एक तरह से ये शब्द आते हैं कि ये जूते के तल्ले से उठी हुई धूल भी जैसे कि ये शिवधारी करते हैं। और गुरु कहा ही है उन्हें, और यह गुरु होना जाहिर है कि ये उस तरह का ये गुरुडम वाला गुरु होना नहीं है जो कि आजकल चल रहा है, जिसे हम गुरु बाजार कहते हैं आज के समय का। वो उससे बहुत पहले का बहुत ये गहरा मामला है। तो मुझे तो एक कविता याद आती है निराला की, अणिमा में है। अणिमा छोटी कविताओं का संकलन है, इसीलिए उसका नाम अणिमा है, अणु से अणिमा। वो अणिमा वो सिद्धि होती है जिसमें कि आप बहुत छोटा रूप धारण कर ले सकते हैं। जैसे कि हनुमान ने सुरसा के मुंह में अणिमा सिद्धि ही के द्वारा को छोटा रूप धारण करके प्रवेश कर दिया था। तो छोटी कविताओं के उस संकलन में एक आध लंबी कविताएं भी है। वैसे उसमें अनेक सोनेट लिखे हैं निराला ने, और पता नहीं क्यों निराला के सोनेट की कोई चर्चा नहीं होती है हिंदी में। मैंने आज तक नहीं पढ़ी कोई चर्चा। इतना लिखा गया है
लेकिन तब भी क्योंकि निराला ने कभी उसे सोनेट कहा नहीं। त्रिलोचन सोनेट लिखते थे, त्रिलोचन बताते थे सोनेट 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 के ही पथ पर दौड़ा, त्रिलोचन कहते हैं। और लेकिन त्रिलोचन ने भी जो सोनेट लिखे हैं वे सब उसी पद्धति पर लिखे हैं जिस पद्धति पर निराला ने अनामिका के अपने सोनेट लिखे हैं। तो एक उसमें सोनेट है निराला का लिखा हुआ, 14 पंक्तियों का ये फॉर्म होता है। संत कवि रविदास जी के प्रति, संत कवि रविदास जी के प्रति ये जो सोनेट चलता है, इसकी जो अंतिम पंक्तियाँ आती हैं वो सोनेट के अंत में एक कपलेट होता है, 2 पंक्तियों का युग्म होता है। तो उसमें वो कहते हैं कि कर्म के अभ्यास, अविरत रहे कर्म के अभ्यास में। जो कर्म था रैदास का, उसमें तुम अविरत बने रहे और ज्ञान गंगा में तुम नहाए। ये सोनेट शुरू भी होता है तो वहाँ भी ये जो ज्ञानी जनों में ये और में अत्युत्तम बताते हैं, उनमें अन्यतम ज्ञानी मुनीश्वरों में रैदास को। और अंत में ये कहते हैं कि उसी की ज्ञान की अपने कर्म के अभ्यास में अविरत रहे कर्म, अपने कर्म के अभ्यास में समुज्ज्वल चर्मकार, समुज्ज्वल चर्मकार चरण छूकर तुम्हें कर रहा मैं नमस्कार। तो चरण छूकर कर रहा तुम्हें नमस्कार, ये वैसा ही नमस्कार है जो श्री प्रकाश शुक्ल करते हैं अपने समय में। ये जूते के तले से उठती हुई धूल, रैदास के जूते के तले उठती हुई धूल। रैदास में जूतों की मरम्मत करते थे या जूते बनाते थे, और सबके लिए जो कि हमेशा अपनी वजह से कि हथेली ही लगा देते थे उसके पाँव के नीचे कि कोई कुछ कांटे न लगे उसके पाँव में। और यह जो एक कर लीजिए कि जिसके लिए कि एक अपना मुहावरा यह करते हैं श्री प्रकाश कि हमारी वेदना के धागे से जैसे कि सिला हो रैदास ने अपने समय को, अपनी दुनिया को, तो वेदना के धागे से की बात करते हैं शुक्र। तो वेदना के धागे से जैसे कि सिलते थे रैदास अपने समय को, अपने संसार को, अपने समय के संसार। तो यह संवाद है, केवल रैदास के समय से ही या हमारे समय के में बचे हुए रैदास से ही ये संवाद नहीं है, बल्कि निराला जैसे एक कवि के साथ भी एक संवाद है, जहाँ से कि यह कविता जो होती है, एक और कविता याद आती है इसी संग्रह में है, उसका शीर्षक है झींगुर। इसमें झींगुर है, बोलता है, झींगुर रात भर बोलता रहता है और तो कविता ये कहती है कि झींगुर बोल रहा है, ढका हुआ है, आ बोल रहा है। और अंत में कविता जहाँ पहुँचती है वो ये है उत्कर्ष उसका कि यह जो आवाज़ है, ये अनवरत, ये टेर जो है झींगुर की, यह प्रकृति के लुटने के खिलाफ पहरेदारी है, एक पहरेदार की आवाज़ है जो कि प्रकृति का पहरेदार है झींगुर। एक कविता है निराला की, नए पत्ते में संकलित है, उसका शीर्षक है झींगुर डटकर बोला। अब ये झींगुर डटकर बोला का जो झींगुर है वो तो मनुष्य है, उसका नाम झींगुर है वो गाँव का, यह झींगुर प्राणी नहीं है उस कविता में, लेकिन वह कविता एक ऐतिहासिक कविता है क्योंकि वो लगभग ये 42 वगैरह के समय लिखी गई कविता है। 42 का ये भारत छोड़ जैसे कि आंदोलन चल रहा था, उसको कुचला जा रहा था ब्रिटिश सत्ता के द्वारा। उस कुचलने में
जो बहुत बड़ा योगदान था वो जमींदारों का था। ब्रिटिश सत्ता के पास उतनी ज़्यादा फौज नहीं थी। अगर भारतीय जनता जिस राह में ले जाने की चेष्टा कर रहे थे भगत सिंह और आज़ाद जैसे लोग, वो बड़ी संख्या में अगर तैयार हो जाती विप्लव के लिए, तो ब्रिटिश सत्ता को सचमुच भागना पड़ता। तो उस कविता में ये होता है, झिंगू डॉक्टर बोला शीर्षक कविता में, कि जमींदार का जो गोरैत है वो बगल के वो एक गांधीवादी नेता आए हैं, भाषण चल रहा है, और जाहिर है कि ब्रिटिश सत्ता को ये पसंद नहीं आता, और उस ब्रिटिश सत्ता के जो कारिंदे हैं अपने आप में, जो जमींदार कारिंदों से ज़्यादा कोई हैसियत उनकी नहीं है उनके लिए, लेकिन वे उसको दबाने के लिए, भगाने के लिए लोगों को वहाँ से इकट्ठा हुए लोगों को अपने गोरैत को भेजता है जमींदार। वो एक के फासले से गोरैत वह कमज़ोर हो सकता है एक ग्रामीण व्यक्ति, लेकिन वो अपनी आवाज़ बुलंद करता है। एक झिंगूर भी बहुत छोटा प्राणी हो सकता है, और इस पूरे प्राणी जगत में भी उसकी कोई बहुत बड़ी हैसियत नहीं हो सकती, किसी को डरा भी नहीं सकता, लेकिन वो बोल सकता है, अपनी एक आवाज़ को दर्ज कर सकता है। तो ये जो झिंगूर का जो ये बोलना है, जैसा कि कमलेश जी ने इसको इंगित किया था कि इस पूरे संग्रह में जो चुप्पी और मुखरता, मैंने मुखरता से भी आशय एक कवि की मुखरता से है, जहाँ पर कि जो कहा जा रहा है वो बहुत सोच विचार कर कहा जा रहा है, और उसके पीछे विवेक का योग है, वो विवेक के वजन से भरी हुई बात है। तो एक हमारे समय में मैंने जिसको कहते हैं चुनी हुई चुप्पियाँ, हम चुप होना चुनते हैं अपनी अस्तित्व रक्षा के लिए, और क्योंकि इसी में हमारा निवाह हो सकता है सुविधापूर्ण, लेकिन इस चुप्पी को तोड़ते हैं शिव प्रकाश शुक्ल बार बार अपनी कविताओं में, और इस चुप्पी को तोड़ने के लिए अपने भीतर एक कड़ा आत्मसंघर्ष करना पड़ता है कवि या व्यक्ति को, और इससे ये कतराते नहीं है। एक कविता में ये कहते हैं कि ये जो परिसर की बात करते हैं, जाहिर है विश्वविद्यालय के परिसर के रूप में भी इसको हम देख सकते हैं, जहाँ सब कुछ देखने की आज़ादी है, लेकिन न बोलने की हिदायत है। आप देखने की आज़ादी आपको मिली हुई है, लेकिन न बोलने की हिदायत के साथ, लेकिन न बोलने की ये जो एक हिदायत है, ये घोषित हिदायत भी हो सकती है, अघोषित हिदायत भी हो सकती है, और हमारे समय में बहुत कुछ अघोषित रूप से भी घोषित किया गया होता है। इसे हम जानते समझते हैं, अपनी समझदारी के साथ, अपनी अस्तित्व रक्षण की जो एक कह लीजिए कि आंतरिक बुद्धिमत्ता हमारे भीतर होती है, उसको हम बुद्धिमत्ता कहते हैं, उसके साथ। तो ये अपने को बार बार जैसे कि दांव पर लगाने की जिद है इस कवि में, इस संग्रह में, और इसलिए ये संग्रह पिछले संग्रहों से कह लीजिए कि राजनीतिक रूप से ज़्यादा सचेत संग्रह मुझे लगा, और ये जाहिर है कि ये आज के समय में यह बहुत ही कठिन बात है, क्योंकि हम लोग चुप्पियों का वर्णन कर रहे हैं, और बहुत ही एक तरह से कहिए कि गोल मटोल भाषा का इस्तेमाल हो रहा है आज कविता में भी। वैसे में इतना साहस अपने भीतर संजोना और अपनी अभिव्यक्ति को साहस के साथ सचमुच जनता के बीच ले आना, ये बड़ी बात है जो संभव कर रहे हैं। पुरुषों से संवाद की जो बात मैं कर रहा था, उसका एक रूप आपको देखिएगा एक कविता में इनकी इसी संग्रह में है, जिसका शीर्षक है बाढ़ और उसके बाद। आपको नागार्जुन की एक कविता याद होगी, बड़ी मशहूर कविता है अकाल और उसके बाद। तो अकाल और उसके बाद, लेकिन ये कविता है बाढ़ और उसके बाद। ये कविता भी
छंद में है या कि छंदाभासी तुकों में है, और बहुत अच्छी कविता है। इसमें होता यह है कि लोग लौटते हैं, बाढ़ के बाद लौट रहे हैं, यह भी एक लौटना है। एक लौटने की बात कही गई थी, जो कि जिसकी ओर इन्होंने भी इशारा किया था, अनिल कुमार पांडे जी थे, और जो कि लौटना इस कविता के आखिर में ये पंक्ति आती है, या ये पंक्तियाँ आती हैं कि जाना अब सबसे खतरनाक क्रिया नहीं रह गई है, लौटना सबसे खतरनाक क्रिया है। ये जाहिर है केदारनाथ सिंह की कविता का संदर्भ है कि जाना एक खतरनाक क्रिया है। तो केदारनाथ सिंह की कविता से भी आप देखिए कि एक संवाद है वहाँ उन पंक्तियों में। तो लेकिन यहाँ पर जो लौटना है इस कविता में, बाढ़ और उसके बाद में जो लौटना है, यह वैसा लौटना नहीं है, यह बहुत सकारात्मक लौटना है। बाढ़ बीत गई है और जो लोग कि नदी के किनारे बसे हुए हैं, जो कि विवश हो गए थे छोड़कर घर जाने को, वे लौटे हैं अपने घरों में, वापस आए हैं, पुनर्वास हुआ है अपने घरों में उनका। ये कविता कहती है, वो प्रसन्नता का वातावरण है, पूरी पूरी कविता उत्साह से भरी हुई है, और लौटने की, इस तरह से लौट आने की एक सकारात्मक ध्वनियाँ हैं उसको लिखी हुई, पूरी कविता में ध्वनित होती हैं। और उन्हीं के साथ चिड़ियाँ भी लौटी हैं, ये गौरैयाएँ हैं शायद, जो कि खुदक रही हैं आंगन में, क्योंकि इसके पहले कहाँ में लौटी। और ये वो चिड़ियाएँ हैं जिन्होंने कि आदमी का साथ चुना है, जिन प्राणियों ने आदमी का साथ चुना। कई दफ़ा हम उनके महत्व को बहुत कम करके भी आंकते हैं अपनी तरह से, क्योंकि हम बैलों को हाँकने के अभ्यस्त हैं, गायों को दुहने के अभ्यस्त हैं, और हम केवल उनका जो इस्तेमाल होता है, या कि घोड़ों को अपने रथों में जोतने के अभ्यस्त रहे हैं, और अब जबकि उसकी ज़रूरत नहीं रही है, तो अब केवल रेस कोर्स में ही कुछ घोड़े बचे हुए हैं बाजी लगाने के लिए, अन्यथा तो अब इक्के भी नहीं रहे, वो इक्के भी चल नहीं रहे हैं। तो अब घोड़ों की भी मौत है। वो कुछ घोड़े नमूनों के तौर पर कुछ खास जगहों के लिए जरूर बचे रहेंगे, फिल्मों के लिए और रेस कोर्स के लिए और ऐसी कुछ जगहों के लिए, अन्यथा घोड़ों को भी जाने की बारी है। जिस तरह से कि अब बैल जा रहे हैं, अब बैलों की कोई जरूरत चुकी नहीं है। अब तक वो बैलगाड़ियों में बैल थे, खेतों को जोतने के लिए बैल थे, और उन विद्यार्थियों को भी बैल कह दिया जाता था जो कि पढ़ने में थोड़ी कोताही थी। तो अब ये बैलों के बीतने का युग है, जानते हैं, कृत्रिम गर्भाधान का समय है। अच्छा, और इसलिए अब आने वाले समय में तो बछड़े पैदा ही नहीं, अब आने वाले समय में तो बछड़ियाँ ही केवल पैदा होंगी, क्योंकि उन्हीं की जरूरत है। और एक कह लीजिए कि श्रावण का दिन यही काफ़ी है पूरी पृथ्वी की गायों को गर्भवती कर देने के लिए। तो ये जो इस तरह से जो बीतने का जो ये समय चल रहा है, जिसमें कि बहुतेरे प्राणी भी अप्रासंगिक हुए जा रहे हैं, उनमें ऐसी जो चिड़ियाएँ हैं जो कि हमारी घरेलू चिड़ियाएँ हैं, एक तरह से घरों के साथ जिनका कि समझौता हुआ था, आदमियों के साथ जिनका समझौता हुआ था, और जो वो भीतरी वनों से जो निकल कर, या कि वन के सीमांतों पर रहने वाले वृक्षों से जो निकल कर, जो कि घरों तक आ गई थी, घरों के आंगन तक आ गई थी, खपरेल तक आ गई थी, छप्परों तक आ गई थी, वहाँ उन्होंने अपने घोंसले से दिए थे, और आदमी के साथ साहचर्य अपना बढ़ाया था। और आदमी के जीवन में कुछ घोला था अपने संगीत इन पक्षियों में, और उनको देखते हुए वो जिस तरह से कि वे अपनी चीज़ों के लिए भोजन को अपने चोंच में लाकर भीतर पचा कर लाती हैं और अपनी चोंच से उनमें डालती हैं, उनकी चोंच में। ये जो पूरी जो प्रक्रिया है, ये जैसे कि और मानवीय बनाती रही है हमेशा। अगर जिन भी घरों में, जिन घर में इस तरह के पक्षियों के घोंसले रहे हैं, उनमें जो बच्चे पैदा होते हैं, बड़े होते हैं उन घरों में, वे बच्चे ज़्यादा ममतालु होते हैं, ज़्यादा स्नेह पूरित होते हैं, और प्राणी मात्र के प्रति एक तरह की करुणा से भरे होते हैं।
तो वो चिड़ियाँ लौट आती हैं लोगों के लौटने के साथ। और ये कविता है, वो कितना उल्लास से इसको निकलता है, नागार्जुन की याद आती है इस कविता को। तो यह एक निरंतर एक